बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सदाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आप मुझे वन पेपर MCQs प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने डिस्कस किया था गौरी अहद हुकूमत के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब हैं वो अपने भाई गियासुद्दीन गौरी के बाद जो है वो गजना के मेन हुक्मरान बनते हैं। गौरी अहद हुकूमत के वो सरबराह बनते हैं, हुक्मरान बनते हैं। शहाबुद्दीन गौरी साहब के जो भाई हैं गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब का इंतकाल 1206 AD में हो जाता है। फिर इस तरह से वो जनाब जो है वो गजना के ऊपर जो उसके भाई शहाबुद्दीन गौरी साहब हैं वो बैठ जाते हैं उसकी हुकूमत पे, क्योंकि वो लाहौर में भी वो मौजूद होते हैं। क्योंकि 1203 की बात की जाए तो उसके भाई का इंतकाल हो जाता है। जब 1203 में उसके भाई का इंतकाल होता है तो जो सुल्तान जनाब जो है वो शहाबुद्दीन गौरी साहब हैं उनको वापस गजना जो है वो लौटना होता है। तो इस तरह से वो गजना जाके अपनी जो है हुकूमत कायम करते हैं। और इधर लाहौर में, क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी साहब की जो हुकूमत थी वो लाहौर में थी और शहाबुद्दीन गौरी साहब लाहौर में अपना जो एक नायब मुकर्रर करते हैं, उनका क्या नाम था? उनका नाम था जी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। उनका नाम था, क्या नाम था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब उनका नाम था। किनका? इनको शहाबुद्दीन गौरी साहब लाहौर में अपना नायब मुकर्रर करते हैं। अब जब लाहौर में वो अपना इनको नायब मुकर्रर करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब बैठ जाते हैं। अब होता क्या है? होता कुछ इस तरह से है कि 1206 में ये जो शहाबुद्दीन गौरी साहब हैं, शहाबुद्दीन गौरी साहब को 1206 में इस्माइली क्या कर देते हैं? कत्ल कर देते हैं, इनको शहीद कर देते हैं। तो शहाबुद्दीन गौरी साहब का जो इंतकाल है वो 1206 में हो जाता है। जब 1206 में होता है तो इनका जो नायब तब मुकर्रर होता है लाहौर में वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब होते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब लाहौर में बैठे हुए हैं और ये वापस लौट रहे थे गजना, और गजना पे जो है वो यल्दोज नामी जो शख्स था उसने गजना के ऊपर अटैक करके कब्जा कर लिया। इधर मुल्तान में नसीरुद्दीन कबाचा साहब ने जो है वो हमला करके कब्जा कर लिया। इट मीन्स दैट जो गौरी अहद हुकूमत था वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। तो इस तरह से 1206 में जनाब जो है वो शहाबुद्दीन गौरी साहब का इंतकाल हो जाता है और गौरी अहद हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है वो क्या करते हैं? लाहौर में बैठते हैं और लाहौर में अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं। अपनी हुकूमत का ऐलान करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो हैं वो 1206 में लाहौर पे समझ लेके काबिज हो जाते हैं और अपनी हुकूमत का जो है वो ऐलान कर देते हैं। तो यहां से दिल्ली हुकूमत, जिसको दिल्ली बोलते हैं, तो दिल्ली हुकूमत का आगाज हो जाता है। दिल्ली हुकूमत जो है, दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से चलती है और 1290 तक जाती है। दिल्ली जो सल्तनत है वो 1206 AD से चलती है, और 1290 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की जो हुकूमत है वो रहती है। लेकिन टोटल जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेके 1526 AD तक टोटल चलती है। 1206 से लेके 1526 AD तक टोटल जो दिल्ली डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत है, वो कायम रहती है। अब इस दौरान जो दिल्ली
हुकूमत है, दहली सल्तनत है। इस दौरान तकरीबन 5 बड़े खानदान दहली के ऊपर काबिज रहते हैं और बहुत ज्यादा अरसा दराज तक, हिसाब लगा लें 1206 से लेकर 1526 एडी तक वो काबिज होके बैठते हैं। फिर इनके बाद जनाब जो है वो मुगल जो एम्पायर है, मुगल जो सल्तनत है, मुगलिया सल्तनत, उसका आगाज हो जाता है। तो दिल्ली जो हुकूमत है वो 1206 में इसकी बुनियाद रखी जाती है। तो इसमें टोटल 5 जो खानदान है वो हुक्मरानी करते हैं। 5 मुख्तलिफ खानदान यहाँ पे आके अपनी हुकूमत जो है वो कायम करते हैं। कौन कौन से वो 5 हुक्मरान हैं, वो कौन कौन से 5 खानदान हैं? तो पहली बात की जाए खानदाने गुलामान, खानदाने गुलामान, फिर उसके बाद खानदाने खिलजी, खानदाने गुलामान या जिसे खानदाने सलातीन भी बोलते हैं, और खानदाने खिलजी, फिर खानदाने तुगलक, फिर इस तरह से खानदाने सैयद, फिर उसके बाद जो 5वां खानदान आता है उसे हम क्या बोलते हैं? खानदाने लोधी। तो ये 5 बड़े ऐसे खानदान होते हैं जो दिल्ली के ऊपर काबिज होते हैं। एक के बाद एक जनाब जो है वो दूसरा तशरीफ लेके आता है। पहले खानदाने गुलामान, जिसे इंग्लिश जबान में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, नाम आपने सुना होगा, या खानदाने सलातीन जिसे बोलते हैं, ये तशरीफ लेके आते हैं। ये 1206 से लेके 1290 तक हुकूमत अपनी करते हैं। इस खानदाने सलातीन या खानदाने गुलामान में भी मुख्तलिफ आगे बादशाह आते हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह से खानदाने खिलजी आती है। ये जो खानदाने सलातीन है या खानदाने गुलामान, इन्होंने 84 ईयर्स के राउंड अबाउट इन्होंने हुकूमत अपनी कायम की, और 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखी खानदाने गुलामान ने। तो इस तरह से ये दिल्ली हुकूमत बनती है और दिल्ली सल्तनत का आगाज हो जाता है। और दिल्ली एक इतना बड़ा शहर था, हिसाब लगा लें, इस शहर के अंदर 7 बड़े शहर थे और दिल्ली को लूटने वाली बड़े बड़े आए थे। ब्रिटिश ने दिल्ली को लूटा, तैमूर लंगड़ा ने दिल्ली को लूटा, बड़े बड़े लोग आए। इस तरह से ये जरा मैंने आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर की है, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। इस तरह से हम इन लेक्चर्स को आगे लेके चलेंगे। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो खानदाने गुलामान या खानदाने सलातीन, या जिसे हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इनकमिंग लेक्चर्स में हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा जी? दिल्ली हुकूमत होगी। आप मेन जो हेडिंग देंगे वो दिल्ली हुकूमत होगी, दिल्ली सल्तनत होगी, दिल्ली जो है वो डायनेस्टी होगी। तो इस डायनेस्टी में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास नंबर 1 पे कौन सी है जी? जिसे हम क्या बोलते हैं? खानदान। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो दिल्ली हुकूमत है इसमें 5 बड़े खानदान आके अपनी हुक्मरानी करते हैं। तो खानदाने, इसे क्या बोलते हैं? गुलामान बोलते हैं, खानदाने गुलामान बोलते हैं। इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। इसको खानदाने सलातीन बोलते हैं। तो इसकी जो बुनियाद रखी जाती है वो 1206 से लेके 1290 तक चलती है, और ये तकरीबन 84 ईयर्स तक, 84 सालों तक ये हुकूमत जो है वो कायम रहती है। ठीक है जी। अब ये हुकूमत किस तरह से आती है, इसमें कौन कौन से बादशाह होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम जो लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं हमने इनको टू दी पॉइंट डिस्कस करना है।
ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है। अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, छोटे छोटे इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उन चीजों को अपने सर के ऊपर फजूल में बोझ लादने का क्या फायदा, जिसका पीपीएससी में कोई फायदा ही नहीं होने वाला। पीपीएससी में हम ऑलरेडी 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, तो हम अगर एक एक चीज को अपने सर पे लाद के बैठ जाएं जिसका पीपीएससी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो हमारी बेवकूफाना हमारी जो है वो हरकत होगी। सो इसलिए मैं टू दी पॉइंट रहूंगा, स्मार्ट स्टडी करेंगे, सीधी सीधी जो डायरेक्ट चीजें हैं बस उनको ही हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैं इसके ऊपर लेक्चर्स देना चाहूं तो एक एक घंटे का हिस्ट्री का लेक्चर हो सकता है, सो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी। तो इस तरह से ये गुलामाने जो डायनेस्टी है, खानदान गुलामान स्लेव डायनेस्टी है, आप इसको जहन में रखेंगे। अब इसकी जो बुनियाद है वो कौन रखते हैं? इसकी बुनियाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो इसकी बुनियाद जो वो कब रखते हैं? 1206 में रखते हैं, क्योंकि ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक साहब है जिसको सुल्तान जनाब जो है वो हमारे शहाबुद्दीन गौरी साहब अपने लाहौर में इनको नायब मुकर्रर करते हैं। फिर वो बाद में शहीद हो जाते हैं, इस्माइली खानदान उन्हें शहीद कर देता है। गजना पे जनाब जो है वो नसीरुद्दीन बलदोस नामी जो शख्स है, यलदोस नामी जो शख्स है, वो अपना कब्जा करके बैठ जाता है। नसीरुद्दीन कबाचा साहब मुल्तान में इसकी हुकूमत के ऊपर बैठ जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो लाहौर में बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत का वहां पे ऐलान कर दिया। ये एक तरह के कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है वो एक फखरुद्दीन, काजी फखरुद्दीन साहब एक पर्सनैलिटी थी। काजी फखरुद्दीन साहब जो है वो ये नीशापुर के रहने वाले थे, नीशापुर के रहने वाले थे। तो काजी फखरुद्दीन साहब के जो कि नीशापुर के रहने वाले थे, इन्होंने अपना गुलाम खरीदा जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपने बच्चों की तरह रखते थे, लाड प्यार के साथ रखते थे, इनको पढ़ाया लिखाया। फिर इस तरह से उनकी वफात हो जाती है, उसके बाद भी इनको एक सौदागर जो है वो खरीद लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब बेसिकली एक तुर्कस्तान के जो बाशिंदे थे, एक गुलाम थे बचपन से ही, लेकिन एक गुलामों जैसी जिंदगी इन्होंने नहीं गुजारी। काजी फखरुद्दीन साहब जो निशापुर के रहने वाले थे, वो इसको अपने बेटों की तरह समझते थे, तालीम दी। जुर्रतमंद थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, बड़े बहादुर थे, दिलेर थे, नौजवान थे। इस तरह से जनाब जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो वो हुकूमत अपनी फिर संभाल लेते हैं लाहौर में, और स्लेव डायनेस्टी का आगाज। स्लेव डायनेस्टी बेसिकली या खानदान गुलामान, ये गुलामों की हुकूमत नहीं थी। ये एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन होती है हमारे अंदर कि गुलामों की हुकूमत नहीं थी। बेसिकली इसके 3 ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिनकी पूरी जिंदगी गुलामों जैसी गुजरी है। फिर वो गुलामों के ओहदे से उठ के वो हुक्मरान बने, इसलिए इसे खानदान गुलामान कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब खुद एक गुलाम थे। तो इस तरह से जनाब जो है वो फिर क्या करते हैं कि वो अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं, और बड़े बहादुर और ज़बरदस्त किस्म के ये शख्स थे। अदल करने में बड़ा इनका नाम था, चर्चा था। दिल्ली अजमेर के ऊपर इनका कब्जा था, इनकी हुकूमत सर थी। दिल्ली में इन्होंने जनाब एक मस्जिद बनाई। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी, इस्लाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये काम करने वाले शख्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। ठीक है। तो इन्होंने एक अक़वतुल इस्लाम एक मस्जिद बनाई। क्या नाम था उसका जी? अक़वतुल इस्लाम इन्होंने एक दिल्ली में मस्जिद बनाई। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अक़वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनाई, दिल्ली में बनाई। इस तरह से अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम से एक मस्जिद मशहूर हुई थी, वो इन्होंने बनाई। कहा जाता है कि 2.5 दिनों में जो वो मस्जिद बनाई गई। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी, और अदल के हवाले से इस तरह से मशहूर थे। कहा जाता है कि इनके दौर में भेड़िया और बकरी
भेड़िया और जो बकरी है वो एक तालाब में पानी पी सकते थे। इस हद तक इनके हाँ जो है वो अदल ये किया करते थे, इंसाफ किया करते थे। इंसाफ जिन पर पसंद जनाब जो वो शख्सियत थी। ठीक है जी, इस तरह से जनाब जो इनकी जिंदगी गुजरती है, अल्टीमेटली जनाब जो है ये 1210 में इनका क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जनाब जो है वो क्या थे कि एक घुड़सवार थे, पोलो खेला करते थे। इनकी जो फेवरेट गेम थी वो कौन सी थी? पोलो थी। और पोलो आपको पता है घोड़े के ऊपर चढ़ के ये गेम खेली जाती है। तो पोलो एक रोज खेल रहे और घोड़े से गिरे और जख्मों की ताब जो है वो ना लाते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जनाब जो है वो कौन सी खेल खेलते हुए मरे? तो पोलो की गेम खेलते हुए मरे, घोड़े से गिर के मरे। इनका मकबरा आज भी लाहौर न्यू अनारकली में मौजूद है। 1210 में इनका इंतकाल होता है और इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार भी बनाया था। सवाल आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने ही बनाया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर चलता है। फिर इसके बाद आगे बड़े बड़े गुलाम आते हैं, शमसुद्दीन अल्तमश साहब। इनके बाद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के बाद कौन आते हैं? शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश साहब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर इसके बाद जनाब जो आगे चल के शमसुद्दीन अल्तमश साहब आते हैं। शमसुद्दीन अल्तमश साहब भी एक बड़े जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी। ये भी गुलाम थे। इनके जो भाई थे वो इनसे बहुत ज्यादा जेलस हुआ करते थे। बचपन में ही उन्होंने इनको फरोख्त कर दिया और ये गुलाम बन गए। इसीलिए इनको यूसुफ सानी भी कहा जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। यूसुफ सानी, यूसुफ सानी हम किसको बोलते हैं? शमसुद्दीन अल्तमश साहब को बोलते हैं। शमसुद्दीन अल्तमश साहब जो है वो यूसुफ सानी थे। इनके भाइयों ने इनको बचपन में फरोख्त कर दिया था, ये गुलाम हो गए। इस तरह से बड़े पढ़े लिखे नौजवान हुए। फिर जनाब जो इन्होंने हुकूमत संभाली कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के बाद, ये जो है वो हुक्मरान बने। और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि टंका सिल्वर नामी जो करेंसी थी वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो टंका सिल्वर नामी जो करेंसी थी वो भी शमसुद्दीन अल्तमश साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस तरह से इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए, मसाजिद बनवाई। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाता था बुतों की पूजा करने की बेस पे, इन्होंने ये भी खत्म कर दिया था कि हिंदुओं को कत्ल ना करें, कम से कम इंसानियत तो बरकरार रहे ना। इस तरह से ये जो अल्तमश साहब है इनका टेन्योर चलता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चलता है। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है, लेकिन बेटा किसी किस्म का जो है वो खातर ख्वाह जो है वो कामयाब नहीं हो पाता, नाकाम हो जाता है। फिर इसके बाद इसका जो बेटी है रज़िया सुल्ताना, नाम आपने सुना होगा, रज़िया सुल्ताना इसकी बेटी होती है। रज़िया सुल्ताना जो है वो अपने भाई की वफ़ात के बाद या भाई से जब हुकूमत छीन ली जाती है तो रज़िया सुल्ताना जो है वो हुक्मरान बन के बैठती हैं। एक औरत होती हैं और एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की जनाब जो है वो औरत होती है कि जो बड़ी बहुत ज़्यादा बहादुर और दलेर किस्म की एक औरत होती है। इसका वालिद जो था वो बहुत बहादुर था, शमसुद्दीन अल्तमश साहब। अदल इंसाफ बहुत ज़्यादा किया करते थे। इनके बारे में कहा जाता है शमसुद्दीन अल्तमश साहब के बारे में, इन्होंने एक जंजीर बनाई हुई थी, एक चेन बनाई हुई थी जो कि अदल इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थी। ठीक है, अगर इनसे किसी ने मिलना होता था, बाद में चल के आगे मुगल एम्पायर साहब भी एक ऐसा शख्सियत करते, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, हुमायूं साहब आगे चल के हम डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर में, तो वो भी जनाब जो है वो इस तरह से करते हैं। तो रज़िया सुल्ताना क्या करती हैं जनाब, ये लड़कों जैसे मर्दों जैसे लिबास पहन के हुक्मरानी करती हैं। ये अपने आप को एक तरह की औरत पसंद ही नहीं करती। ज़ाहिर सी बात है कि जो औरत है वो किस तरह से हुक्मरानी कर सकती है। उस वक्त के जो लोग थे बड़े जालिम जाबर किस्म के हुआ करते थे और थोड़ी सी वो किसी में कुछ मायूसी देखते थे तो फ़ौरन से उसके ऊपर अटैक करके उसकी हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो इस वजह से रज़िया सुल्ताना ने मर्दों जैसा लिबास पहनना शुरू कर दिया। हुकूमत जो इन्होंने संभाली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इस तरह से चल के निज़ाम सारे आगे चलते हैं। फिर अल्टीमेटली बलबन साहब जो हैं वो भी अपनी हुकूमत संभालते हैं
मुख्तलिफ तकरीबन जो है वो 5 के राउंड अबाउट जो है वो स्लेव डायनेस्टी के बादशाह बनते हैं। उनके हवाले से कोई खतर का सवाल नहीं आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए हमें उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जिनके बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो बलबन साहब जो है वो आखिरी हुक्मरान बनते हैं और उनका जो है वो 87 में या 89 में कहा जाता है उनकी जो दौरा हुकूमत ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से 1200 जो है वो 6 से लेके 1290 तक ये जो हुकूमत चलती है, 84 ईयर्स तक ये हुकूमत चलती है। फिर उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद खिलजी जो डायनेस्टी उसका आगाज़ हो जाता है। ठीक है जी। यही ख़ानदाने गुलामान स्लेव डायनेस्टी के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आज का लेक्चर समझा पाया हूँगा। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस करें। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।